Hello everyone, welcome to our new channel Agnipunk. In this channel, we are going to solve a few problems from your academics related to your subjects like physics, chemistry, mathematics. And in this video, we'll be discussing few questions of work, energy, and power from the book Concept of Physics, H.C. Verma. Based on the basic definition of the work, energy, and power, we'll be using the very basic formulas like uh, work is equal to force vector into displacement vector. The formulas like this, or kinetic energy, as we all know, 1 upon 2 mv square. So let's start the first question. Firstly, the question says, इसमें पूछ रहा है आपको जो मास दिया हुआ है, मास का वैल्यू दे रखा है आपके पास, m इज इक्वल टू 90 kg, और बोल रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, हमेशा बेहतर रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि केजी में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड और स्टैंडर्ड यूनिट्स में हम बात करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18, और अगर उल्टा करना है तो 18/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/3। ठीक है, और उसी तरह 12 किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो 10/3 आएगा अप्रॉक्स। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 mv² माइनस u²। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 10/3, मास का वैल्यू 90, वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये 45, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ 100 माइनस 25/9, इधर 75 हो गया 9, यहाँ पे 45 था। ठीक है, तो ये कुछ आएगा 375 जूल। ठीक है, वर्क है तो जूल में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, accelerates at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 seconds, कंप्यूट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमको। ठीक है, मास तो पहले दे रखा है तो मास को लिख लेते हैं अपन लोग पहले 2 kg। उसके बाद फिर बोल रहा है कि आपके पास जो बॉडी है वो एक्सिलरेट किया है फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले u जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सिलरेशन इज गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम फॉर विच द बॉडी हैज एक्सिलरेटेड इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है मेरे को, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो पहले मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। u का वैल्यू है मेरे को पता 10, a का वैल्यू 3, और t का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। तो ये जो वैल्यू आएगा आएगा अप्रॉक्स 25 ही आएगा। उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 mv²। 1/2 मास का वैल्यू 2, v² का वैल्यू हो जाएगा 25 का स्क्वायर दैट इज 625। यहाँ से ये गया और आंसर आ गया आपके पास 625। ठीक है, जूल में ये भी रहेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू अ डिस्टेंस 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कौन सा बता सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हम समझेंगे वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये मास था, इसको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा पीछे डायरेक्शन में, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि ब्लॉक जो है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन, और जो आगे बॉक्स मूव करके गया है कितना दूर गया है,
तो ये मूव करके अप्रॉक्स 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो पूछ रहा हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। पहले तो बात ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो उल्टी साइड है और फोर्स का डायरेक्शन है वो उल्टी साइड है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लग रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है आगे हो रहा है। तो इसमें हम लोग जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन का वैल्यू होता है वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि, ठीक है। फोर्स वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड 10 सॉरी 100, एस का वैल्यू आपके पास 4 और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे, फोर्स वेक्टर पीछे, एंगल बन रहा है पूरा का पूरा 180 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 180 या कॉस पाई लिख देते हैं सीधे सीधे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 400 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड करना है मेरे को। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मास है यहाँ पे, इस पर जो फोर्स लगेगा, पहले तो हम मेरे को पता है कि जो फोर्स लगता है कोई भी बॉडी पे ड्यू टू ग्रेविटी इज mg। इस फोर्स का दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, एक इस साइड, एक नॉर्मल टू द वेज। वेज का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो इस वाले फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mg साइन 30 और इस वाले फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mg cos 30, ठीक है। अब मेरे को बात करना है कि बॉडी मूव किधर करेगा। बॉडी मूव करेगा इसके तरफ, क्योंकि इधर ही आपको मूव करने का जगह है, अंदर तो मूव नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा इधर, मतलब मूव कर ही नहीं सकता, मोशन रेस्ट्रिक्टेड है इधर, क्योंकि सरफेस आ गया, सरफेस के अंदर तो गड्ढा करके नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से फोर्स ऐसा उतना ज़्यादा लगेगा नहीं, और सरफेस थोड़ा सा हार्ड भी है। तो हम मानते हैं कि मोशन जो हो रहा है वो इधर ही हुआ होगा, स्लाइड्स कर रहा है, ऑब्वियसली दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो स्लाइड करके कुछ यहाँ पहुंचा, ये जो डिस्टेंस कवर किया इसका वैल्यू दे रखा है 10, तो डिस्टेंस कवर का वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बोल देते हैं 10 मीटर दिया है, और आपके पास मास का वैल्यू है 5 kg, ठीक है। तो फिर एम जी साइन थीटा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो सीधे सीधे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। वैल्यू आएगा फोर्स का क्या, एम जी को साइन 30 वाला वैल्यू लेना है अपन को, तो एम का वैल्यू आपके पास 5, जी का वैल्यू कितना ले लेते हैं, चलिए 9.8 ले लेते हैं। फिर क्या है साइन 30 दैट इज 1/2, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रखा है 10, 4.9, 4.9 इंटू 10 49, 49 इंटू 5 245 जूल अप्रॉक्स, देख लीजिएगा आंसर शायद यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a constant force of 2.5 newton, a constant force of 2.5 newton acts on a body है ना, which accelerates this body to मीन्स बॉडी का मास दे रहेगा, सॉरी बॉडी का मास है ये, पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं बन रहा है, सॉरी, इसमें क्या बनना चाहिए, ऐसा नॉर्मल सरफेस है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन एक्ट ऑन स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, तो रुका हुआ है, मास दे रखा है 15 ग्राम, बॉडी पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2.5 मीटर का।
फाइंड द वर्क डन एंड एवरेज पावर डिलीवर्ड। तो पहले तो वर्क डन निकाल लेते क्योंकि मेरे को सब वैल्यूज पता ही है, यहाँ पे सब सब साफ साफ दिया है। 2.5 न्यूटन इस पर जो फोर्स लगा, एंड डिस्प्लेसमेंट जो 2.5 हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.25 आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये हो गया आपका वर्क डन का वैल्यू। अब फोर्स जो पावर होगा, पावर के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो कितना टाइम लगा अगर वो डिस्प्लेसमेंट होने में, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वर्क डन का वैल्यू तो मेरे को निकाल लिया है। तो फिर अब बस मेरे को वैल्यू पुट करना है टाइम का। तो टाइम निकालने के लिए वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सेलरेशन का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, सब एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 15 ग्राम अपॉन द फोर्स विच हैज़ बीन अप्लाइड टू इट, दैट इज 2.5। दिस बिकम्स इक्वल्स टू 15 ग्राम को पहले केजी में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मास ग्राम में है, और न्यूटन में जो है हम लोग केजी यूज़ करते हैं। तो 0.015 डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इज, उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, उल्टा कर दिया थोड़ा सा, सॉरी सॉरी गाइस, उल्टा कर दिया हमने थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन को ऊपर लिखना, सॉरी फोर्स को ऊपर लिखना होगा ना, 2.5 अपॉन 0.015। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वेशन में देखें पुट करके। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू टी बॉडी स्टेशनरी, इसका मतलब यू का वैल्यू तो मेरे को पता चल गया 0 होगा। टाइम मेरे को निकालना है तो कुछ भी को 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 हो जाना है। हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू सीधे सीधे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है जस्ट 2.5 अपॉन 0.015, और एस का वैल्यू जो है वो पता है मेरे को, क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 ही दे रखा है। तो 2.5 से 2.5, इधर टी स्क्वायर भी था, तो टी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.015। देयर फोर टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.03। ठीक है, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आएगा √3 अपॉन 10। अब इस वैल्यू को बस यहाँ पुट कर देना। वर्क डन का वैल्यू 6.25 आया था, √3 अपॉन 10, ये जो वैल्यू आएगा 10 को ऊपर भेज दीजिए। √3 का वैल्यू लिख देते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय 1.73 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 36.1 न्यूटन, सॉरी 36.1 वाट, 36.1 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट r1 to another point r2 during a certain force 5 न्यूटन आई कैप प्लस 5 न्यूटन जे कैप। पहले ठीक है, पहले यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। तो शुरुआत वेक्टर जो है वो क्या है, r1 वेक्टर का वैल्यू दे रखा है हमने को 2 मीटर आई कैप प्लस 3 जे कैप ही लिख देते हैं, मीटर वीटर नहीं लिखते, मीटर से थोड़ा सा इसमें। ठीक है, और उसी तरह r2 का वैल्यू दे रखा है, कितना है वैल्यू r2 का, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका वैल्यू आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस ऑफ जे कैप। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कितना है, आई कैप माइनस जे कैप। और फोर्स का वैल्यू मेरे को पता चलता है यहाँ से 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू मेरे को क्या करना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों का, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप
इंटू आई कैप माइनस जे कैप। आई के साथ जो डॉट होगा वो उसका वैल्यू 1 आएगा, आई का जे के साथ जो डॉट होगा उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि आई और जे एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यू आएगा 5 माइनस 5 दैट इज 0 जूल। ठीक है, मतलब बॉडी पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है। अब जो है क्वेश्चन बोलता है मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड, ही कवर्स अ डिस्टेंस 40 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, पहले तो मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये पहले तो मैन हो गया, इसके हाथ में ये बॉक्स है, इसका आँख भी दे देते हैं। ये जो है ट्रैवल करके कुछ यहाँ दूरी पे गया बॉक्स लेके। ठीक है, तो मैन जो है, मैन मूव कर रहा है आगे और बोल रहे हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब जो मैन है और बॉक्स है, ये इसको पूरे को सिस्टम ले लीजिए आप, एक पूरा एक सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो आगे की ओर है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और मेरे को मास बस दे रखा है बॉक्स का ही। ठीक है, और मेरे को उसी का वर्क डन भी निकालना है। इसमें सबसे पहला बात तो ये है कि ब्लॉक पे पहले देख लेते हैं फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखिए ब्लॉक पे पहला फोर्स तो नीचे लग रहा है, ठीक है, mg, और mg के डायरेक्शन में कोई हमने डिस्प्लेसमेंट दिखाया नहीं है, क्वेश्चन में भी कुछ बोला नहीं है। तो इसका जो मेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर रहा है, आगे की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन कैलकुलेट हम करेंगे वो किधर की ओर करेंगे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हुआ है जिसके तरफ, उसी तरफ हमने कैलकुलेट करना है। तो इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रहा है और किस फोर्स के चलते वर्क डन हो रहा है, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है इस क्वेश्चन का। और इनफैक्ट आगे भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी यही पहले देखना है कि जो मोशन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा हमने उसी के कारण वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया कितना 0.5, ये आपका फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हुआ है कुछ, कितने दूर है 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, ये फोर्स का वैल्यू हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए कुछ भी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 दैट इज 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख तो रहा था आसान, बट थोड़ा सा सोचने का जरूरत जरूर है इसमें। ठीक है, अब अगला पार्ट है आपके पास, इसमें फोर्स का वैल्यू दे रखा है a प्लस बी एक्स, फोर्स फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, acts on a particle in the x direction, ठीक है, where a and b are constant, find the work done on this force during a displacement of 0 to d, मीन्स x में जब बॉडी कहाँ पे था, बॉडी जो था ओरिजिन पे मान लेते हैं चलिए, तो बॉडी यहां से पहुंच के x बराबर d तक मोशन के बारे में बता रहा है, और इस बॉडी पे फोर्स लग रहा था एक, और इस फोर्स का वैल्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा था। जब भी ऐसे केसेस आते हैं आपको, जब डिपेंडेंसी आ जाता है, फोर्स जो है नॉट इंडिपेंडेंट, फोर्स जब डिपेंडेंसी आ जाता है डिस्टेंस पे या टाइम पे, तो हम उस केस में सिंपली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो वर्क डन का जो वैल्यू है वो हमने निकालना है इंटीग्रेट करके एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो थोड़ी थोड़ी करके हम लेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक देंगे, बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन जो वो लोअर लिमिट में लिख देते हैं 0, और फाइनल पोजीशन जो है वो अपर लिमिट में लिख देते हैं d। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 0 टू d, फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करते चलते हैं, इंटीग्रेशन पहले करेंगे, a डी एक्स अलग अलग कर दीजिए, bx dx 0 टू
डी, 0 to d। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो बचेगा सिर्फ ax। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से d तक है। फिर इसका b बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये b भी बाहर है यहाँ पे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, 0 से d, तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, a अपर लिमिट दैट इज d माइनस 0 प्लस b अपर लिमिट दैट इज डी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वही रह जाएगा। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं। फाइनल आंसर आ जाएगा ए डी प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2 जूल में। ठीक है, वर्क डन ही पूछ रहा था, तो वर्क डन जो हो गया वो इसका। ठीक है, अब बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है, a block of mass 250 gram slides down an incline of inclination 37 degree with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides through 1 meter. ठीक है, पहले तो इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक जो है वो कुछ ऐसा है, मूव करके मान लीजिए गया यहाँ पे। ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम, मास का वैल्यू लिख लेते हैं पहले 250 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 0.25 kg। इंक्लिनेशन का वैल्यू दे रखा है अपने को 37 डिग्री। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मतलब इस पर जो फोर्स हमने लेना है वो इस पर कौन सा वाला लेना है, फ्रिक्शनल फोर्स वाला लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के वर्च्यू से तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला तो कुछ काम करेगा नहीं, पहला बात। तो फोर्स कौन सा लेना है अपन को, फ्रिक्शनल फोर्स लेना है। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का 1 मीटर दे रखा है। एस का वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। पहले तो ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू लिख लेते हैं, एम जी, सिर्फ एम जी, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं लिखना भी। फिर एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेज लगेगा, सरफेस ऑफ वेज, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस 37 डिग्री, और इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा एम जी साइन 37 डिग्री। ठीक है, अब बात आ गई, ब्लॉक का मूवमेंट हुआ है 1 मीटर का। पहले तो एम जी साइन 37 का वैल्यू निकाल लेते हैं, या एक काम करते, पहले हम लोग फोर्सेस निकाल लेते हैं। ब्लॉक पे फोर्सेस किधर लग रही है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये जो जिधर मोशन हुआ है ब्लॉक का उस डायरेक्शन में फोर्सेस कौन सी लग रही है। तो बता क्या रहा है, बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है एक साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एम जी साइन 37 है ये उल्टा डायरेक्शन लग रहा है, दिस इज इक्वल टू एम ए बता देते हैं। और ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ए का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू 0 हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, एम जी
साइन 37 डिग्री के बराबर। mg साइन 37 का वैल्यू निकाल लेते हैं। mg साइन 37 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.25 इंटू जी दैट इज 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू याद रख लीजिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड एंगल है, फिजिक्स में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। इसका वैल्यू होता है 3/5, ठीक है। जीरो पॉइंट 0.05, तो कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन। फोर्स मेरे को पता चल गया। अब स्लाइड कितना किया है ब्लॉक, तो 1 मीटर स्लाइड किया है। इसका वैल्यू अब वर्क डन का निकालेंगे। वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा 1.5 न्यूटन इंटू 1 मीटर 1.5। एक और चीज, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जो मोशन हो रहा है ब्लॉक का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग वर्क डन बताएंगे उसका उसमें माइनस साइन भी लग जाएगा, ड्यू टू क्या, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कॉस जो पाई होगा, डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट होने के चलते ऐसा केस आ रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है। पहले हम लोग पार्ट ए की तरफ चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना ले पहले। ये एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास छोटा है, इसका मास बड़ा है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास small m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force F is acting on the lower block, means a force is acting on the lower block and produces an acceleration of F upon 2 m plus m in the system. The two blocks always move together. Obvious है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो इन दोनों को साथ में रखने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होगा कि नीचे गिर जाए, क्योंकि अगर बॉडी ये वाला पोर्शन जो है स्मूथ रहता तो ये ब्लॉक शायद नीचे छूट जाता, बट ड्यू टू फ्रिक्शन ये भी इसके साथ ही मूव करेगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले तो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है किसके बीच, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के यहाँ का फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वाले ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रहे हैं, तो एक तो फोर्स लगेगा पीछे, बता देते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी का मोशन अगर आगे देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग जाता है, ठीक है। और फिर अब देखते हैं इसका एफबीडी का इक्वेशन लिखते हैं। एफबीडी तो हो गया, फोर्स एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू टोटल मास ले लेंगे इसमें m प्लस m अपॉन f, सॉरी a, क्योंकि बॉडी तो साथ में मूव करेगा। इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करेंगे, जब नीचे वाले का मोशन होगा तो इस पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इतना ज़्यादा फोर्स होना चाहिए कि ये दोनों साथ में मूव करेगी, क्योंकि ये वाला तो नीचे छूट नहीं रहा है, इसके साथ ही चलेगा आगे, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दे रखा है अपने को, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू मेरे को ये पता है, ए का वैल्यू है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पुट कर देते हैं एफ बाय 2m प्लस m इंटू m प्लस m। देखिए ये वाला पोर्शन तो कैंसल आउट हो गया, f माइनस एफ का वैल्यू आया हमारा, f का वैल्यू हो गया f बाय 2 माइनस f, दैट इज माइनस ऑफ f बाय 2, ठीक है। इस सॉरी प्लस ऑफ f बाय 2 हो जाएगा,
माइनस ऑफ फ्रिक्शन एंड प्लस ऑफ F/2, ठीक है। हाँ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया F/2, F/2 फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है। उसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए कि इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना बताते हैं, कोई बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना बताते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल, जितना नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं हम उस पर। कोई बॉडी है मास m, तो ये जितना नॉर्मल एग्जर्ट करता है सरफेस पे, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ग्राउंड का या दोनों के सरफेस के बीच का, तो इसका वैल्यू हम बता देते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल, जो नॉर्मल लगा है। नॉर्मल यहाँ पे किसके इतना कितना लग रहा है, इधर है mg लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटी। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों का मास m प्लस m इंटू जी, और बॉडी मूव करने लगा है, बॉडी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, इज इक्वल टू म्यू के एन, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू के एन का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा हुआ है F/2। तो म्यू के का वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, m प्लस m इंटू जी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, जो हमने निकालना था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, वो निकल गया। पहला तो हमने काम किया कि इस वाले सिस्टम से हमने कैलकुलेट करा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, और फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू को हमने फिर क्या किया, पुट करके म्यू के का वैल्यू निकाल लिया, जो बेसिक डेफिनेशन होता है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स का, म्यू टाइम्स नॉर्मल, उसका फॉर्मूला पुट करके फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब पार्ट बी पे चलते हैं, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है। स्मॉलर ब्लॉक पे कितना जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें बना लेते हैं हम लोग, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है और ये छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है। अब हमने इस छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है, छोटे वाले ब्लॉक का सिर्फ एक्सेलरेशन आगे ही हो रहा है, और इस पर भी सेम फोर्स F लग रहा होगा, सॉरी इसमें सेम फोर्स F नहीं रहेगा, F तो नीचे लगा था, इस पे लगेगा कितना, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो पूरे सिस्टम का है, जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था वैल्यू, F/2 m प्लस m, ये वैल्यू दिया हुआ है एक्सेलरेशन का। और दूसरा फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स Fs ले लेते हैं, क्योंकि पिछले लिया हुआ हमने। इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, और तीसरा कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका FBD का इक्वेशन जो है लिखेंगे कैसा, Fs इक्वल्स m इंटू ए, तो वैल्यू आ जाएगा कुछ m इंटू ये वाला a का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, F/2 इंटू m प्लस m, विच इज इक्वल टू mF/2 m प्लस m न्यूटन, ठीक है। तो ये इस पे टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इनफैक्ट इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन पार्ट सी क्या बोल रहा है, पार्ट सी बोलता है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ d, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट d हुआ, ठीक है, पूरे सिस्टम को हमने डिस्प्लेस कराया, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे आ गया मान लीजिए। तो बॉडी, दोनों का दोनों बॉडी जो है डिस्प्लेस किया है, बट हमने निकालना किसके चलते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक पे
जो काम किया है फ्रिक्शन फोर्स उसके चलते हमने निकालना है वर्क डन का वैल्यू। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू तो निकाल लिया है स्मॉलर वाले ब्लॉक के लिए, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू था। और हमने मोशन कितना दिया है इसको, इतना दिया है कि डी मीटर दूर गया है ये, ठीक है। तो इस पे सिर्फ हमने वर्क डन के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एम एफ डी अपॉन 2m+m, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये बी का हो गया, ये सी पार्ट का हो गया, और ये कहाँ गया, ये ए वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सो रैपिंग अप दिस वीडियो है, हम देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है फिजिक्स में वो ये होता है कि आप इमेजिन किस तरह से कर पा रहे हैं। इमेजिनेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक कोट, बहुत फेमस कोट है इनका, आई एम एनफ ऑफ एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ फ्रीली अपॉन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। एंड जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाता है कि आप जो सिचुएशन आपको दिया हुआ है उसको आप कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन को, तो आप फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्वेश्चन पहले उठाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का अगर ज़रूरत है फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एंड देन इक्वेशंस लिख के फाइनल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 11 to 20 या फिर उससे आगे 25 तक हम देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम बोथ, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।